Hello and welcome to How to Money with शुजा कुरैशी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब जब भी नया साल शुरू होता है तो हम में से अक्सर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। कुछ लोगों के रेजोल्यूशन सिर्फ लिखने की हद तक ही रह जाते हैं, कुछ लोग उनमें से चंद पर अमल करते हैं और कुछ लोग बड़ी प्लानिंग के साथ उन रेजोल्यूशंस को अचीव करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके रेजोल्यूशंस आपके पैसे के लिए क्या हैं। और सबसे पहले आप असेस करें कि 2024 में आप फाइनेंशियली क्या अचीव करना चाहते थे और क्या आपने वो अचीव किया या नहीं। अगर आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर लिए तो आपको बहुत मुबारक हो, और अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर सके तो उसका जायजा लें कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा अक्सर होता है कि आप कोई गोल सेट करें, प्लान करें, लेकिन चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चलती हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, तो इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और आप दोबारा से अपना गोल वो सेट करके और एक नया प्लान बनाएं और दोबारा से उस पर अमल करने की कोशिश करें। मेक अ न्यू स्ट्रैटेजी। 2025 का एक नया गोल आपके लिए ये भी हो सकता है कि यू विल कमिट योरसेल्फ दिस ईयर दैट यू विल लर्न हाउ टू मेक मनी। तो जब लर्निंग की बात आती है तो मेरी एक रीसेंट वीडियो में मैंने अपनी मनी इक्वेशन आपसे शेयर की थी। वो मनी इक्वेशन क्या थी आपको दोबारा रिमाइंड करा देते हैं। टाइम प्लस नॉलेज इज इक्वल टू मनी। जितना आप अपने पैसे को टाइम देंगे उतना ही आपका पैसा ग्रो करेगा। और इस इक्वेशन का दूसरा एलिमेंट है नॉलेज। नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी नॉलेज की, और उसमें मैं कुछ ऐड कर दूं कि जैसे अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होता है तो वो मेडिसिन पढ़ता है कई साल, वो सारी नॉलेज वो गेन करता है। सिमिलरली जो दूसरे प्रोफेशंस हैं, इंजीनियर्स ले लें, लॉयर्स ले लें, अकाउंटेंट्स ले लें, इवन जो आर्ट्स के लोग हैं वो अगर फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं तो ज़ाहिर है कि वो काफ़ी नॉलेज हासिल करते हैं और फिर बेहतर रिजल्ट्स हासिल करते हैं। तो इसी तरह पैसे को जब इन्वेस्ट करना होता है तो उसके हवाले से भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे चारों तरफ होती हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग उनको मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं होती टू बेनिफिट फ्रॉम इट। तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपको बिजनेस की खबरों की नॉलेज होनी चाहिए। और मैंने मशवरा भी दिया था कि अगर आप बिजी हैं अपने काम में और आप ट्रैक नहीं रह सकते, आप अखबार नहीं पढ़ सकते, तो किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खोलें। अच्छा, मैं ये मशवरा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब भी आप किसी अच्छे ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलेंगे, उनके रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो एवरी मॉर्निंग जब खबरें आती हैं वो सारी खबरों में से जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो निकाल के अपने क्लाइंट्स को मैसेज करते हैं। और ये जो सारी खबरें आपको मिलेंगी ये सिर्फ किसी एक एसेट क्लास के लिए नहीं होगी। इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि कोई इंटरेस्ट रेट के हवाले से खबर है कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, कम किया है, तो ये मुख्तलिफ एसेट क्लास को कैसे इम्पैक्ट करेगा उसका एनालिसिस भी होता है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए नहीं होती खबरें, बल्कि ये एक वाइड रेंज ऑफ एसेट क्लासेस जो अवेलेबल होती हैं किसी मुल्क में, और पाकिस्तान की एग्जांपल ले रहे हैं पाकिस्तान में, तो उस पर जो भी इम्पैक्ट होगा उसका पूरा एनालिसिस भी होगा। दैट विल हेल्प यू मेक द राइट डिसीजन। अच्छा, थोड़ा सा आज मैं माजी में जाता हूँ और आपसे मैं जिक्र करूँगा 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से। ये क्राइसिस शुरू हुआ अमेरिका से और फिर ये दुनिया में फैल गया, और फिर इससे निकलते निकलते इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको 4 से 6 साल लग गए। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हुई और लोगों के घर भी चले गए जो उन्होंने किस्तों पे लिए हुए थे। और उस क्राइसिस के बाद ये इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये क्राइसिस क्यों हुआ। अच्छा, लोगों की नॉलेज पैसे के हवाले से ये जानने के लिए दुनिया भर में सर्वे कराए गए, और एक सर्वे बड़ा कॉमन था जो काफ़ी मुल्कों में कराया गया। इसमें डिफरेंट एजेंसी शामिल थी और इसमें सिर्फ 3 सवाल लोगों से पूछे गए, और आज मैं वो 3 सवाल आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन पे देखें कि सपोज यू पुट 100,000 रुपीज़ इन अ सेविंग्स अकाउंट फॉर 5 years दैट हैज़ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% per year. Assume that you leave the money in the bank for 5 years. After 5 years, the amount in the account will be approximately, और फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से सही जवाब आप सिलेक्ट करें। सवाल नंबर 2 है, Suppose you put 100,000 rupees in a savings account that has a profit rate of 6% per year and the inflation rate is 7% per year. After 1 year, you will be able to buy. Again, 4 choices हैं, इसमें से आप सही जवाब लिखें। और तीसरा सवाल है कि usually investing in a stock mutual fund provides safer returns than buying stock of a single company. Is this statement? और अगेन 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें से आप सही जवाब सेलेक्ट करें। तो यहाँ वीडियो पॉज करें और इन सवालों के जवाब दें और फिर मैं वीडियो दोबारा शुरू करूँगा। ओके जी, वेलकम बैक। सो पहला सवाल था कि फ़र्ज़ करें कि आपने 1 लाख रुपए एक सेविंग अकाउंट में डाले 5 साल के लिए, जिसपे इंटरेस्ट रेट जो था या प्रॉफिट रेट कह लें वो 5% था। अगर आपने वो पैसा बैंक में छोड़ दिया 5 साल के लिए तो 5 साल बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। अच्छा, अब इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 127,600।
दूसरा सवाल था कि फ़र्ज़ करें कि आपने 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाले जहाँ पे प्रॉफिट रेट था 6% और इन्फ्लेशन था 7%। तो एक साल बाद यू विल बी एबल टू बाय, और इसका सही जवाब है सी, लेस विद द मनी इन दिस अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन सी। और तीसरा जो सवाल था कि यूजुअली अगर आप एक स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको सेफर रिटर्न्स देगा देन बाइंग स्टॉक ऑफ अ सिंगल कंपनी। इसका सही जवाब है बी, ट्रू। तो अगर आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं तो फिर तो ज़बरदस्त, एक्सीलेंट कहना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ स्टैट्स शेयर करूं कि जब ये सर्वे दुनिया में कराया गया इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज़, तो अमेरिका की बात करते हैं कि यूएस में सिर्फ 33% ऑफ द पीपल रिस्पॉन्डेड टू ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। ठीक है, और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, वहाँ पे अबाउट 60 to 70% ने तीनों सवालों के सही जवाब दिए। अच्छा, पहले सवाल के जवाब को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कंपाउंडिंग का है। अब फ़र्ज़ करें जैसे सवाल में है कि आपने 1 लाख रुपए एक सेविंग्स अकाउंट में रखे जहाँ पर जो प्रॉफिट रेट था वो 5% था, तो एक साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे आपके? बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, 1,05,000 रुपये। ठीक है, अब आपने नया साल शुरू किया, सेकेंड ईयर शुरू हुआ, तो आप 1,05,000 से शुरू हुए। अब आपका जो 5% प्रॉफिट रेट है वो 1,05,000 पे अप्लाई होगा, और एक साल बाद जो प्रॉफिट अमाउंट होगी वो 5,250 रुपये होगी। लिहाजा 2 साल बाद आपकी वो जो अमाउंट है वो 1 लाख से बढ़ के 1,10,250 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा साल शुरू हुआ तो 1,10,250 से शुरू हुआ, इस पे 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर थर्ड ईयर के एंड पे 1,15,762, ये अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं। फिर चौथा साल आप शुरू करेंगे 1,15,762 रुपये से, इस पे 5% का प्रॉफिट रेट होगा, तो अब आपकी अमाउंट हो जाएगी 4 साल पूरा होने के बाद 1,21,551 रुपये। और आपका 5वां साल शुरू होगा 1,21,551 से, इस पे आप 5% लगाएंगे तो आपके जो प्रॉफिट अमाउंट होगा वो 6,077 रुपये होगा। एंड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर यू विल हैव 1,27,600 रुपीज़। तो ये इफेक्ट होता है कंपाउंडिंग का, और इसलिए मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ उस पर। यही कहा जाता है कि आप जितने यंग हों, जितनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में सेव करना शुरू करें और इन्वेस्ट करना शुरू करें तो आपको आगे जाके सालों में काफ़ी फ़ायदा होगा। कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आपने देख ही लिया है, और ज़ाहिर है कि ये तो हमने सिर्फ ये कहा है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये कि आपने 1 लाख रुपए सेव किया हुआ है, आप हर महीने सेव कर रहे होंगे, उसमें आप डालते रहेंगे पैसे, तो ये अमाउंट और बढ़ती चली जाएगी। तो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना माइंड में बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो दूसरा सवाल ये था कि आपने 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाले जहाँ पे 6% आपको रिटर्न मिल रहा था, और लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो था वो 7% था। तो एक साल बाद आप उस पैसे से, इसका जो सही जवाब था वो सी था कि यू विल बी एबल टू बाय लेस विद द मनी इन दिस अकाउंट। तो इस सवाल के थ्रू जो कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को इसकी नॉलेज है या नहीं, वो है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट यू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड द इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई की जो शरह है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महंगाई तो 7% है, लेकिन आपको जो रिटर्न मिला है वो सिर्फ 6% है। तो ज़ाहिर है कि आप कम बाय कर सकेंगे क्योंकि आपको रिटर्न इतना नहीं मिला, उसने इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं किया। और इसीलिए अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो में ये आपको कहा था कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें वहाँ आपको जो रिटर्न आप देखें इतना मिले कि वो जो करंट इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट करे। अच्छा, अक्सर होता है कि शॉर्ट टर्म में किसी एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर रहा होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ज़रूर उसको बीट कर देता है। एक क्लासिक एग्जांपल है स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट नीचे होती है बिकॉज इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मार्केट नीचे होती है और स्टॉक्स की वैल्यूज़ जो होती हैं अट्रैक्टिव होती हैं तो आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मे बी उस साल आपका जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में वो इन्फ्लेशन रेट को बीट ना करे, लेकिन अगले चंद सालों में जब कुछ बेहतरी आनी शुरू होगी और एक टर्न अराउंड होगा इकोनॉमी में, तो आपको जो टोटल रिटर्न होगा स्टॉक मार्केट से जो आएगा वो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर देगा। और ये हमने देखा भी है, हमारी स्टॉक मार्केट की एक बड़ी यहाँ पे अच्छी और क्लासिक एग्जांपल है कि सिर्फ पिछले साल की बात करें तो इन्फ्लेशन जो था वो अराउंड 24% था, और मार्केट में जब एक रीबाउंड आया तो अक्सर स्टॉक्स ने ही 100% का आपको प्रॉफिट दे दिया या उससे भी ज़्यादा। अब आप आ जाएं तीसरे सवाल की तरफ। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक म्यूचुअल फंड वर्सेस इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक ऑफ अ सिंगल कंपनी। तो ये तो बात सही है कि अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक लेंगे तो वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़ा सेफ़र होता है। तो इसमें हर इन्वेस्टर की अपनी एक एपेटाइट होती है रिस्क की। अगर वो चाहता है कि वो बड़ा रिस्क ले तो वो इन्वेस्ट करे डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट, या फिर वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जो सेफ़र प्ले करना चाहते हैं लोग वो वहाँ जाते हैं।
तो ये था वो ग्लोबल सर्वे जो किया गया और इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया गया, कंपाउंडिंग का, द रिलेशनशिप बिटवीन योर प्रॉफिट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट, एंड रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड और डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट। और फिर इस सर्वे के रिजल्ट्स की बेसिस पर ही हमने देखा कि दुनिया भर में स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज़ मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए और ये स्ट्रेस किया गया कि लोगों को शुरू से ही, इनफैक्ट बच्चों को ही पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया जाए और जो बेसिक्स हैं उसकी नॉलेज उनको दी जाए, और ये प्रोग्राम्स अब तक दुनिया भर में जारी हैं। अब नए साल के आगाज़ में अपने फाइनेंशियल गोल सेट करना शुरू करें और नॉलेज हासिल करें और नॉलेज के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। जैसे मैंने कहा कि नॉलेज इज़ पावर, इट विल हेल्प यू मेक द राइट डिसीजंस अबाउट योर हार्ड एंड मनी। Until next video, take care. Khuda Hafiz.